नमस्कार, स्वागत है क्रिप्टो मार्केट ज्ञान हिंदी में, जहां हम आसान भाषा में क्रिप्टो की दुनिया को समझते हैं। अक्सर हमने देखा है ना कि जब किसी बड़े हाईवे पर अचानक से भयानक ट्रैफिक जैम लग जाता है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब वहां जो इंसान फंसा होता है वो खुद को बहुत लाचार महसूस करता है। गाड़ियों की एक अंतहीन कतार दिखाई देती है और घंटों तक कोई एक इंच भी आगे नहीं खिसक पाता। और सबसे बड़ी हताशा तो इस बात की होती है कि ये भी पता नहीं होता कि आगे रास्ता खुलेगा कब। सही बात है, ऐसा लगता है जैसे पूरा सिस्टम ही ठप पड़ गया हो। और अगर हम पाई नेटवर्क की लाखों यूजर्स की बात करें ना, तो मेन नेट माइग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ऐसे ही एक अंतहीन ट्रैफिक जैम में बदल चुकी है। बिल्कुल, एकदम सही उपमा दी आपने। हाँ, मतलब फर्स्ट और सेकंड माइग्रेशन की फाइलें महीनों से पेंडिंग पड़ी हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस डिजिटल जैम के बीच जो डेटा और हालिया अपडेट्स आए हैं उनके अंदर एक ऐसा एआई ट्रिगर छिपा हुआ है जो रातों रात किसी भी रुकी हुई फाइल को कतार में सबसे आगे ला सकता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इन्हीं स्रोतों की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि पाई इकोसिस्टम में पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। देखिए, ये ट्रैफिक जैम वाली बात इस पूरी स्थिति को समझने के लिए ना एकदम सटीक है, क्योंकि अगर हम तकनीकी नजरिए से देखें जी, तो ये सिर्फ किसी सर्वर का धीमा होना नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल डेटाबेस मैनेजमेंट का हिस्सा है। आज हम जिन 3 प्रमुख अपडेट्स का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, पहला, माइग्रेशन की प्रक्रिया को तेज करने वाला वो विशेष एआई ट्रिगर। दूसरा, संस्थापकों के एक्स खातों मतलब ट्विटर पर आए नए आधिकारिक सुरक्षा टैग्स। और तीसरा, सीडेड गेम के नए बीटा चरण का अर्थशास्त्र। राइट। ये तीनों कोई अलग अलग या बिखरी हुई खबरें नहीं हैं। असल में ये तीनों एक ही बड़ी रणनीतिक पहेली के हिस्से हैं। तो चलिए इस डिजिटल हाईवे के टोल बूथ से ही शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी चिंता तो माइग्रेशन को लेकर ही है। हर जगह इसी बात की चर्चा है कि महीनों के इंतजार के बाद भी प्रोसेस अटका हुआ है। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही अजीब शॉर्टकट की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ। जानकारी के अनुसार जिन खातों की माइग्रेशन रुकी हुई है उन्हें पाई ऐप की प्रोफाइल सेटिंग में जाकर अपनी पुरानी पहले से दर्ज ईमेल आईडी को दोबारा अपडेट या रीवेरीफाई करना है। अच्छा। मतलब जीमेल पर कोई एक साधारण ओटीपी आता है, उसे दर्ज करके प्रक्रिया पूरी करनी होती है और दावा यह किया जा रहा है कि इसके बाद 48 आवर्स के भीतर माइग्रेशन पूरी होने की संभावना अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। ये सुनने में थोड़ा, हाँ, मतलब पहली नजर में देखने पर तो ये किसी तकनीकी गड़बड़ी या सिस्टम के ग्लिच जैसा लगता है। मुझे यहाँ थोड़ा संदेह हो रहा है, क्या कोई इतना बड़ा एआई का सिस्टम सच में इतने बेतरतीब तरीके से काम कर सकता है कि एक मामूली ईमेल अपडेट से सालों पुरानी फाइल पास हो जाए? देखिए, ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है। जब मैंने भी पहली बार देखा था तो मुझे भी यही लगा था, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये कोई बग या ग्लिच बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? इसे ब्लॉकचेन के रिसोर्स मैनेजमेंट के नजरिए से समझना होगा। किसी भी विशाल नेटवर्क के लिए जिसके पास करोड़ों पंजीकृत यूजर्स हों, सभी खातों को एक साथ मेन नेट पर ले जाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। हर एक खाते को माइग्रेट करने, उसका लेजर बनाने और टोकन ट्रांसफर करने में भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर और सर्वर की ऊर्जा खर्च होती है। हाँ, वो तो है, कॉस्ट तो बहुत आती होगी। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि उन करोड़ों खातों में से एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो सालों पहले ऐप डाउनलोड करके पासवर्ड भूल चुके हैं। ओह हाँ। या जिनकी अब इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अगर सिस्टम उन निष्क्रिय खातों पर अपने संसाधन बर्बाद करेगा तो पूरा नेटवर्क क्रैश हो सकता है। मतलब ये एक तरह का ट्रायज सिस्टम है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। जहां नेटवर्क का एआई ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि किसे पहले संसाधन आवंटित किए जाए। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या केवल एक ईमेल अपडेट को सक्रियता का पैमाना मान लेना सही है? मतलब कोई स्वचालित स्क्रिप्ट या बॉट भी तो आसानी से ईमेल वेरीफाई कर सकता है ना? क्या ये एआई को चकमा देने जैसा नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन जब हम ब्लॉकचेन के बैकएंड की बात करते हैं ना, तो एआई केवल उस ईमेल आईडी के टेक्स्ट को नहीं देख रहा होता है। तो वो क्या देख रहा है? वो एक बाहरी पिंग को डिटेक्ट कर रहा होता है। जब ऐप के अंदर प्रोफाइल सेटिंग में कोई बदलाव होता है और सिस्टम गूगल के सर्वर से एक ओटीपी मंगवाकर उसे वापस ऐप में फीड करता है, तो ये कई परतों वाली एक सुरक्षित गतिविधि होती है।
इसे उसी टोल बूथ के सेंसर की तरह देखा जा सकता है। अच्छा, टोल बूथ वाले सेंसर की तरह। सेंसर ये नहीं जानता कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा है या उसकी मंशा क्या है, लेकिन जब गाड़ी का भौतिक वजन उस सेंसर पर पड़ता है, हाँ, यानी जब सिस्टम के डेटाबेस पर एक फ्रेश और वेरीफाइड डेटा पिंग होता है, तो गेट खुल जाता है। एआई को इसी तरह प्रशिक्षित किया गया है कि वो इस प्रमाणित सक्रियता को खोजे। वाओ, ये टोल बूथ वाला नजरिया इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। मतलब नेटवर्क के पास कोई ऐसा जादुई तरीका तो है नहीं जिससे वो जान सके कि लाइन में खड़े करोड़ों खातों के पीछे अभी भी कोई जीवित इंसान है या नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसे में जो कोई भी हाथ खड़ा कर देता है, मतलब अपनी ईमेल दोबारा अपडेट करके सिस्टम के डेटाबेस में एक नई हलचल पैदा करता है, तो सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेता है और उस ठंडे पड़े खाते को प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर कर देता है। सही बात है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के अर्थशास्त्र को देखें ना, तो ये रणनीति और भी ज्यादा गहरी नजर आती है। निष्क्रिय खातों को पीछे छोड़ने से इकोसिस्टम में टोकन की सप्लाई भी तो नियंत्रित रहती है। बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है ना। बाजार में अचानक से करोड़ों ऐसे कॉइन्स नहीं आते जिनका कोई सक्रिय उपयोग करने वाला न हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, लिक्विडिटी को नियंत्रित रखना किसी भी नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती होती है। उन मृत या भूले हुए खातों का भारी बोझ उठाए बिना नेटवर्क अपनी पूरी क्षमता और अपने टोकन्स उन लोगों के हाथों में दे रहा है जो वास्तव में इकोसिस्टम में कुछ योगदान देने के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल। और यही वो मोड़ है जहां कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब ये एआई ट्रिगर काम कर जाता है और हजारों लाखों वॉलेट्स अचानक से सक्रिय होकर मेननेट पर आ जाते हैं। तो उनके वॉलेट्स में नए ताजा पाई टोकन आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। और ठीक यहीं से एक बिल्कुल नई और खतरनाक समस्या जन्म लेती है। स्कैमर्स की। जब इतनी बड़ी संख्या में नए और सक्रिय वॉलेट सामने आते हैं जिनमें ताजा और मूल्यवान फंड्स होते हैं, तो सबसे पहले उन पर नजर किसकी पड़ती है? जाहिर सी बात है, स्कैमर्स और हैकर्स की। सही बात है। जैसे ही लोग मेननेट के सुरक्षित घेरे से बाहर आते हैं, वे इंटरनेट की उस वाइल्ड वेस्ट जैसी दुनिया के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जहां हर दिन नए तरीके के फ्रॉड होते हैं, जो कि हमें इन स्रोतों के दूसरे सबसे अहम हिस्से की ओर ले जाता है, सुरक्षा और सूचनाओं की प्रामाणिकता। देखिए, क्रिप्टो स्पेस में एक बहुत ही कड़वा सच है, यहाँ कोई रिवर्स या रिफंड बटन नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। अगर एक बार फंड गलत जगह चला गया तो वो हमेशा के लिए चला गया। कोई कस्टमर केयर आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए सूचनाओं की प्रामाणिकता ही यूजर्स की सबसे बड़ी और एकमात्र ढाल है। स्रोतों ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि पाई नेटवर्क के फाउंडर्स मिस्टर निकोलस और फैन, उनके एक्स यानी ट्विटर खातों को अब प्लेटफॉर्म की तरफ से गोल्डन टिक मिल चुका है, और इसके साथ ही उनके नाम के आगे एक विशेष पाई ऑफिशियल टैग भी जोड़ दिया गया है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक विरोधाभास खड़ा होता है, और ये बात शायद पूरे वेब3 के मूल सिद्धांत पर एक बड़ा सवाल उठाती है। आप सेंट्रलाइजेशन वाले पॉइंट की बात कर रही हैं? बिल्कुल, हम एक ऐसी तकनीक की बात कर रहे हैं जिसका पूरा का पूरा आधार ही विकेंद्रीकरण है। एक ऐसी दुनिया जहां किसी एक सर्वर, किसी एक संस्था या किसी एक मालिक का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जहां सब कुछ कोड, क्रिप्टोग्राफी और कम्युनिटी के हाथ में हो। लेकिन फिर भी उसी विकेंद्रीकृत दुनिया में ये तय करने के लिए कि कोई जानकारी असली है या नकली, हमें ट्विटर जैसे एक पूरी तरह से केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के गोल्डन टिक पर निर्भर रहना पड़ रहा है। क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना नहीं है? ये एक बेहद प्रासंगिक और गहरी आलोचना है। अगर पूरी तरह से सैद्धांतिक नजरिए से देखा जाए तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। लेकिन देखिए, हमें व्यावहारिक सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। इस वक्त पूरी दुनिया एक संक्रमण काल से गुजर रही है। ब्लॉकचेन अपने आप में पारदर्शी और 100% सुरक्षित है। वो तो है। मेननेट पर होने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। लेकिन मानव संचार का जो माध्यम है, जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, वो अभी भी वेब2 प्लेटफॉर्म्स पर ही अटके हुए हैं। कोई भी ब्लॉकचेन एल्गोरिदम इस बात को नहीं रोक सकता कि ट्विटर पर कोई व्यक्ति मिस्टर निकोलस की तस्वीर लगाकर किसी फर्जी एयरड्रॉप का लिंक डाल दे। ओ, समझ गई। मतलब जानकारी का जो मूल स्रोत है वो तो ब्लॉकचेन पर सुरक्षित है, लेकिन उस जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने का जो पुल है वो अभी भी पुरानी ईंटों से ही बना है। बहुत सही कहा आपने।
जब तक संचार के माध्यम भी पूरी तरह से विकेंद्रीकृत नहीं हो जाते, तब तक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को भी अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए वेब 2 की इन बैसाखियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये गोल्डन टेक और वो पाए ऑफिशियल टैग एक तरफा जरूरी समझौता है। स्रोतों में साफ तौर पर यह सख्त हिदायत दी गई है कि इस ऑफिशियल टैग के बिना पाए के बारे में आने वाली किसी भी खबर, किसी भी अपडेट, यहाँ तक कि किसी रिप्लाई को भी किसी रिप्लाई को भी सीधे तौर पर संदिग्ध माना जाना चाहिए। ये एक विडंबना जरूर है, लेकिन वर्तमान में नए यूजर्स को उन स्कैमर्स की बाढ़ से बचाने का यही एकमात्र सबसे मजबूत तरीका है, जो फर्जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए लोगों के वॉलेट खाली कर देते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे तकनीक के दो बिल्कुल अलग अलग युग एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बीच का तालमेल कितना नाजुक है। बिल्कुल। खैर, एक बार जब AI ट्रिगर से माइग्रेशन हो गया, वॉलेट में फंड सुरक्षित आ गया और इंसान ने उस ऑफिशियल टैग के जरिए असली और नकली के बीच का फर्क भी समझ लिया, तो अगला और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब इस सारे सुरक्षित फंड का आखिर करना क्या है? और इसका जवाब हमें स्रोतों के तीसरे और शायद सबसे ज्यादा रणनीतिक हिस्से में मिलता है। पाई इकोसिस्टम का विस्तार। हाँ, इकोसिस्टम का विस्तार और सीडी गेम का नया बीटा चरण। देखिए, जब भी कोई ब्लॉकचेन नेटवर्क अपनी शुरुआती चरण से बाहर निकलता है ना, तो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके पास कितने कॉइन्स हैं। तो किस पर करती है? इस बात पर निर्भर करती है कि उन कॉइन्स का उपयोग कहाँ हो रहा है, उनकी यूटिलिटी क्या है। स्रोतों में जो बताया गया है कि पाई ब्राउजर के पाई एप्स सेक्शन में अनवेरिफाइड सूची के अंदर सीडी गेम दिखाई दे रही है। हाँ, ये इकोसिस्टम की उसी उपयोगिता का एक बड़ा परीक्षण है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अनवेरिफाइड होने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई दुर्भावनापूर्ण या खतरनाक ऐप है। अच्छा, तो उसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ये प्रोजेक्ट अभी कम्युनिटी टेस्टिंग और डेवलपमेंट के दौर से गुजर रहा है। समझी। लेकिन जो आंकड़ा इन स्रोतों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है 2.5 मिलियन पाई। हाँ, एक बहुत बड़ा नंबर है। जानकारी के मुताबिक इस गेम को सिस्टम में रैंक कराने और उसे स्थापित करने के लिए 2.5 मिलियन पाई का स्टेक किया गया है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है यार। बिल्कुल नहीं। इतनी भारी भरकम लिक्विडिटी को लॉक करना ये दर्शाता है कि कम्युनिटी या इसके पीछे के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस प्रोजेक्ट पर कितना जबरदस्त भरोसा है। ये मुझे शेयर बाजार के उस कॉन्सेप्ट की याद दिलाता है जहां निवेशक किसी कंपनी में भारी पैसा डालकर पूरे बाजार को ये मजबूत संकेत देते हैं कि ये प्रोजेक्ट भविष्य है और हम इसके साथ खड़े हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ब्लॉकचेन के अर्थशास्त्र में स्टेकिंग की प्रक्रिया केवल कॉइन्स को एक तय समय के लिए लॉक कर देना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ये एक तरह का आर्थिक वोट है। जब 2.5 मिलियन पाई जैसे इतने बड़े अमाउंट को इस सीडी गेम के समर्थन में स्टेक किया जाता है, तो ये पूरे इकोसिस्टम को एक लिक्विडिटी और स्थिरता प्रदान करता है। आहा। टोकन्स के सर्कुलेशन से बाहर होकर लॉक हो जाने से नेटवर्क पर बिकवाली का दबाव कम होता है। साथ ही ये इकोसिस्टम के अन्य डेवलपर्स को एक स्पष्ट संकेत देता है कि पाई कम्युनिटी इस तरह के यूटिलिटी आधारित प्रोजेक्ट्स का समर्थन करने के लिए तैयार है। मतलब ये एक तरह की पूरी तरह से विकेंद्रीकृत क्राउड फंडिंग है। बिल्कुल, जिसमें सीधे तौर पर नेटवर्क के मूल टोकन का मूल्य और भविष्य जुड़ा होता है। और शायद यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने वालों ने यूजर्स के लिए जुड़ने की प्रक्रिया को इतना विशिष्ट और विचारशील रखा है। हाँ, वो सिर्फ गेम खेलने तक सीमित नहीं है। वही तो, स्रोतों के निर्देशों पर गौर करें तो सिर्फ गेम खेलना काफी नहीं है। ऐप में चैंपियनशिप सेक्शन में जाना है, पाई अकाउंट से साइन अप करना है और फिर एक खास पाई ESL का विकल्प है। वहां जाकर डेली चेक इन और कुछ छोटे टास्क पूरे करने होते हैं, जिसके बदले 50 ESL पॉइंट्स मिलते हैं। सही। अब सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति या संस्था 2.5 मिलियन पाई स्टेक कर रही है, वो सिर्फ एक साधारण मोबाइल गेम के स्कोर बोर्ड के लिए तो ऐसा नहीं करेगी ना। बिल्कुल नहीं करेगी। इन 50 पॉइंट्स के पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक रणनीति काम कर रही है। क्या ये भविष्य के किसी बड़े इनाम की तैयारी है? देखिए, ये भविष्य की नींव रखने जैसा ही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 50 पॉइंट्स केवल उस गेम के स्कोर या अंक नहीं है। ब्लॉकचेन टोकनोमिक्स की भाषा में कहें तो ये भविष्य के लिए एक पात्रता मानदंड है। इकोसिस्टम्स अक्सर उन शुरुआती अपनाने वालों को, जिन्हें हम अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं, हाँ, अर्ली अडॉप्टर्स, उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एयर ड्रॉप्स का सहारा लेते हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट पर तब भरोसा जताया
जब वो अपने शुरुआती चरण में था। ओ, तो जब इस सीडी गेम का पूरा संस्करण लॉन्च होगा, या जब भविष्य में ELF का अपना कोई यूटिलिटी टोकन आएगा, तो डेवलपर्स उन लोगों को नहीं ढूंढेंगे जो अचानक से आ गए हैं। वे उन लोगों के वॉलेट्स को पुरस्कृत करेंगे जिनके पास ये 50 ELF पॉइंट्स होंगे। बिल्कुल सटीक। वाओ, ये तो उसी AI टोल बूथ वाली बात पर वापस आ गया। कैसे? मतलब जिस तरह माइग्रेशन के लिए नेटवर्क के AI ने ईमेल अपडेट को एक्टिविटी का पैमाना माना, उसी तरह इकोसिस्टम के नए प्रोजेक्ट्स भी यूजर्स की डेली चेक इन जैसी एक्टिविटी के आधार पर भविष्य के रिवॉर्ड्स तय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कनेक्शन जोड़ा आपने, है ना? अगर कोई इंसान आज उन 50 ELF पॉइंट्स को जमा नहीं कर रहा है, तो भविष्य में उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, भले इसके वॉलेट में कितने भी कॉइन्स क्यों ना हो। सही बात है। ये एक तरह से इकोसिस्टम के अंदर एक और समानांतर अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी है, जहां सक्रियता ही सबसे बड़ी और असली मुद्रा बन गई है। और देखा जाए तो यही पूरे नेटवर्क का अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य प्रतीत होता है। एक ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था खड़ी करना जहां टोकन केवल तिजोरी में बंद करके रखने के लिए ना हो, बल्कि उनका निरंतर और सक्रिय उपयोग हो रहा हो। बिल्कुल। चाहे वह ईमेल वेरिफिकेशन के जरिए सिस्टम के डेटाबेस को पिंग करना हो, ट्विटर पर सही और सुरक्षित जानकारी को पहचानना हो, या फिर सीडी गेम जैसे नए डी-एप्स में अपनी दैनिक भागीदारी दर्ज कराना हो। हर एक छोटा कदम उपयोगकर्ता के उस डिजिटल फुटप्रिंट को मजबूत करता है, जो अंततः उसे इकोसिस्टम के भविष्य के लाभों का हकदार बनाता है। मतलब इन तीनों अलग अलग नजर आने वाले अपडेट्स को एक साथ जोड़कर देखने पर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई बेतरतीब या बिखरी हुई जानकारी नहीं है। माइग्रेशन के लिए वो छोटा सा ईमेल अपडेट एक चाबी थी जिसने सिस्टम के बंद दरवाजे को खोला। संस्थापकों के एक्स खातों पर मौजूद गोल्डन टैग्स और ऑफिशियल मार्क वो सुरक्षा कवच और रोशनी थे जिन्होंने उस अनजान और खतरनाक रास्ते को सुरक्षित बनाया। सही। और सीडी गेम के वो ELF पॉइंट्स वो बीज हैं जो भविष्य की फसल और एयर ड्रॉप्स के लिए आज बोए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही सटीक और समग्र विश्लेषण है। इस पूरे डेटा और स्रोतों से जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आती है ना, वो ये है कि इस नई ब्लॉकचेन दुनिया में और विशेष रूप से विकेंद्रीकृत प्रणालियों में निष्क्रियता की कोई जगह नहीं बची है। मतलब पैसिविटी खत्म हो गई है। बिल्कुल। सिस्टम स्वचालित रूप से उन लोगों को किनारे कर रहा है जो सिर्फ माइनिंग का बटन दबाकर सालों के लिए भूल जाते हैं, और केवल उन लोगों को आगे बढ़ा रहा है जो लगातार सिस्टम के साथ संवाद कर रहे हैं, नई जानकारियों से खुद को अपडेट रख रहे हैं और इकोसिस्टम के विकास में अपना समय निवेश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कड़ा लेकिन बेहद जरूरी सच है। आने वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था में केवल मौजूद रहना काफी नहीं है, आपकी भागीदारी ही आपका वजूद तय करेगी। बिल्कुल सही कहा। तो आज के इन तमाम डेटा और स्रोतों से गुजरने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार है जो मेरे दिमाग में अटक गया है, और शायद ये तकनीक के पूरे परिदृश्य को ही बदल दे। अच्छा, वो क्या है? हमने आज देखा कि कैसे पाई नेटवर्क के AI सिस्टम ने एक बहुत ही साधारण सी ईमेल अपडेट की हलचल को एक असली इंसान होने का सबसे बड़ा सबूत मान लिया, और उस छोटी सी एक्टिविटी के आधार पर उसे करोड़ों की भीड़ में सबसे आगे कर दिया। बिल्कुल किया। तो अगर एक्टिविटी ट्रिगर का ये मॉडल इतना सटीक और सफल है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आने वाली दुनिया के सभी बड़े ब्लॉकचेन नेटवर्क्स जो आज बॉट्स, फर्जी खातों और सिबिल हमलों से परेशान हैं, वे इसी तरह के माइक्रो इंटरैक्शन को अपना मुख्य सुरक्षा और पहचान पैमाना बना ले? वाओ, ये एक बहुत बड़ा विचार है। क्या आने वाले समय में इंटरनेट की इस विकेंद्रीकृत दुनिया में हमारे इंसान होने का सबूत हमारा कोई सरकारी ID कार्ड या चेहरा नहीं होगा, बल्कि सिस्टम के साथ हमारे संवाद के ये छोटे छोटे डिजिटल पिंग और हमारी प्रमाणित सक्रियता ही होंगे। सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जो केवल पाई नेटवर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरी तकनीक के भविष्य को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। और ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।